गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, बस 1 मिनट करते हैं स्टार्ट। यस बच्चों, आज वेव का लेक्चर नंबर 3 लगा रहे हैं। 2 लेक्चर हमारे वेव के हो गए। लेक्चर नंबर 3 वेव का कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। लेक्चर का नाम है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स समझो क्या है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। इसका मतलब है बच्चे 2 वेव्स का मिलना। सुपरपोजिशन का मतलब होता है जैसे कि एक वेव है, ये वेव है बच्चों, ये वेव इस डायरेक्शन में चल रही है। इसी तरह एक वेव है इधर से आ रही है, वो इस तरफ चल रही है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला, इसको मैंने माना y1 और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैंने माना y2। अब क्या होगा जब ये यहां पर मिलेंगी दोनों वेव्स इस पॉइंट पर, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चे, बढ़ जाएगा। टोटल एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, y वेक्टर इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ये प्लस हो जाएगा दोनों का। क्लियर है बच्चों? अगर मैं कह दूं ये वेव है, ये वेव इधर को चल रही है और दूसरी वेव है इधर को आगे को चल रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट y1 है, इसकी डिस्प्लेसमेंट है y2। जब ये इस पॉइंट पे मिलेगी तो क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा यहां पर बच्चों। यहां पर क्या हो जाएगा, y वेक्टर इज इक्वल टू y1 माइनस y2 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया आपको? यस सर। यानी जब 2 वेव्स हैं, एक वेव इधर को चल रही है और एक वेव इधर को चल के, तो इस पॉइंट पर आकर वेव्स मिलेंगी तो वो एम्पलीट्यूड जो होगा वेव का, डिस्प्लेसमेंट होगा, उनका वेक्टर सम होगा। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन वाली होंगी तो उनका वेक्टर सम माइनस हो जाएगा, अगर सेम डायरेक्शन वाली होंगी तो उनका वेक्टर सम क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है ये लिख लो, व्हेन 2 or more waves meet at a point
when two or more waves meet at some point in a मीडियम में अगर वो मीट करती हैं किसी पॉइंट पर, द रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस is equal to the sum of the disturbances produced by individual waves। जो डिस्टर्बेंसेस टोटल होगा वो इंडिविजुअल वेव के डिस्टर्बेंस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। अगर दो वेव्स हैं मिल रही हैं, उनका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, इनको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। अगर दो वेव्स हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, यहां पर मिलेंगी तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव। एम्पलीट्यूड का कम होना इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव, एम्पलीट्यूड का बढ़ना इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव। ये भी लिख लेना साथ में। अब मैं नया आर्टिकल करवा रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास 11th एज वेल एज फॉर क्लास 12th। दोनों ही क्लास 11th और 12th में ये टॉपिक है, तो करते हैं फटाफट। अगला है इंटरफेरेंस ऑफ वेव। बच्चों इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? एक वेव है, यहां से एक सोर्स से वेव निकली, मान लो ये एक ना यहां से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वो साउंड यहां पर जाती है ऐसे, वो कितना चलती है? x1 चलती है। एक सोर्स, एक साउंड यहां से निकलती है, वो चलती है यहां पर पहुंचती है, वो कितना चलती है बच्चे? x2 चलती है। जब ये दो वेव्स यहां पर मिलती हैं तो क्या होगा? ये साउंड भी मिल रही है, ये साउंड भी मिल रही है। उन दो साउंड के मिलने से यहां पर हो सकता है साउंड मैक्सिमम सुनाई दे, यहां पर हो सकता है साउंड मिनिमम सुनाई दे। यहां पर डिस्टरबेंस जो है, अगर तो उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो साउंड आपको बहुत क्लियर सुनाई देगी दोनों की मिलकर। अगर फ्रीक्वेंसी मैच ना की तो क्या होगा? यहाँ पर जो साउंड सुनाई देगी वो इतनी अच्छी नहीं सुनाई देगी, है ना बच्चे? तो इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस ऑफ वेव का मतलब होता है जब दो वेव्स किसी पॉइंट पर मिलती हैं तो उनको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। तो लिख लो, इसकी स्टेटमेंट लिख लो पहले। व्हेन टू वेव्स of same frequency traveling in same direction intersect with each other, then the resultant displacement of any medium particle। ये आर्टिकल पेपर में आएगा 3 मार्क्स का, इंपॉर्टेंट है। सारे अब 3-3 नंबर के आर्टिकल चलेंगे। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड of the wave and the phase difference between waves at the point of discussion। ये स्टेटमेंट लिख लो। When two waves of same frequency traveling in same direction intersect with each other, then the resultant displacement of any medium particle depends on individual amplitude of the wave and phase difference between the point of discussion। कहता है जब दो वेव्स मिलती हैं आपस में तो उनके जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो किन पर डिपेंड करेगा? इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड और इनके पाथ डिफरेंस पर। पाथ डिफरेंस, फेस डिफरेंस पर। फेस डिफरेंस किसकी वजह से आएगा? ड्यू टू देयर पाथ डिफरेंस की वजह से इनमें फेस डिफरेंस आ जाएगा। यस बच्चों, देखो दो इक्वेशंस मान ली, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t माइनस kx
एक मैंने इक्वेशन मान ली a2 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये मैंने दो इक्वेशन मान ली वेव की, एक सोर्स से वेव जनरेट हुई और दूसरे सोर्स से वेव जनरेट हुई। ये दो मैंने वेव्स मान ली हैं। जब ये किसी पॉइंट पे मिलेंगी दो वेव्स तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, y1 प्लस y2 डिस्प्लेसमेंट a1 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये आर्टिकल ना बस लिखते जाना, आप उतारते जाना, इसमें सिंपल है, कोई टफ नहीं है, बस स्टेप्स फॉलो करने हैं जो जो मैं आपको लिखा रहा हूँ। दोनों का एम्पलीट्यूड किसी टाइम पर जब ये मिलेंगी प्लस हो जाएगा। यहां तक देख लो, कोई डाउट है किसी को? नो सर। इसको ओमेगा टी माइनस के एक्स को हम अज्यूम कर लेंगे थीटा। मैं इसको रब कर रहा हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चे। y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को मैंने थीटा अज्यूम कर लिया, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव को मैंने अज्यूम कर लिया थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ये मैंने दो एंगल अज्यूम कर लिए। ये एम्पलीट्यूड a1 है, ये एम्पलीट्यूड a2 है। दोनों में पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना है? ये थीटा प्लस डेल्टा थीटा में से थीटा माइनस कर दो तो फेज डिफरेंस कितना आ गया? डेल्टा थीटा। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा AR। AR किसके इक्वल होगा बच्चे? a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1 a2 यस cos डेल्टा थीटा। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा। एक बात याद रखना बच्चे, जो इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो हमेशा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर मैंने एम्पलीट्यूड की जगह इंटेंसिटी लिखनी है तो ए स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा? IR। A1 की जगह, A1 स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा बच्चे? I1। A2 स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? I2। इसकी जगह √I1 √I2 cos डेल्टा थीटा। अब देखो इंटेंसिटी, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? बता सकता है कोई? ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब ये सारी टर्म मैक्सिमम होगी। इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कौन चेंज करता है? कॉज। अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए तो कॉज की वैल्यू क्या चाहिए बच्चे? मैक्सिमम की वैल्यू 1 चाहिए। 1 1 1 1 1 कॉज मैक्सिमम 1। अब कॉज मैक्सिमम 1 कब होता है, किसी को पता है? सर 0 पे। 0 पे। और किस पे होता है? 180 पे। नहीं 0 90 नहीं 180 सर। पे, 180 पे भी 0 ही होता है। यस सर। और किस पे होता है? और 360 पे। 360 पे। और अप टू सोन चलता रहेगा। इसको ना मैं बना रहा हूँ जर्नली ये 2n पाई पर बन जाएगा। डेल्टा थीटा आ जाएगा जर्नल नंबर 2n पाई, ये आ जाएगा नंबर बचे। डेल्टा थीटा अगर 2n पाई होगा तो ये cos थीटा 1 होगा, वेयर n होगा 0 1 2 अप टू सो। ऐसे एक चीज और याद रखना, ये आ गया फेस डिफरेंस। फेस डिफरेंस किसकी वजह से आया? ड्यू टू पाथ डिफरेंस। अब एक चीज याद रखना, फेस डिफरेंस का पाथ डिफरेंस के साथ रिलेशन के डेल्टा एक्स। ये बच्चे रिलेशन याद रखना। के की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। के की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। मुझे डेल्टा एक्स निकालना है। डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा? डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी मैं पुट करूंगा? यस, डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 2n पाई। 2 पाई है। 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। 2 पाई से 2 पाई कट गया तो डेल्टा एक्स कितना आ गया? n लैम्डा। लिख लो इसको फटाफट। ये पाथ डिफरेंस आ गया, ये फेस डिफरेंस आ गया। दिस इज कॉल्ड फेस डिफरेंस और दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। लिख ले यहां तक बच्चे? यस सर। एक सर बच्चों, एक बात और,
ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब क्या है? ये I1, ये I2, ये 2 I1 I2 cos डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये कितना बन जाएगा रूट I1 रूट I2 का होल स्क्वायर। ये भी लिख लेना, ये आर्टिकल है, बस आपने स्टेप्स मतलब पढ़ने हैं, जो स्टेप नहीं समझ आएगा वो आप पूछ सकते हो दोबारा। इसको सारे को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यस बच्चे फटाफट लिख लो। सर डेल्टा थीटा की वैल्यू k डेल्टा x कैसे? ये ना फेस डिफरेंस का पाथ डिफरेंस के साथ रिलेशन होता है। ये फेस डिफरेंस दो चीजों से चेंज होता है, एक तो पाथ चेंज होने से, एक टाइम चेंज होने से। अब हम टाइम फ्रीक्वेंसी सेम मान रहे हैं, टाइम को चेंज नहीं हम कर रहे, एक ही टाइम पर मिल रही है, तो हम फेस डिफरेंस को अकेला पाथ डिफरेंस के साथ ही लिखेंगे। ओके। थीटा जो फंक्शन होता है ना, दो चीजों का होता है, एक टाइम का, एक एक्स का। अब हम इसी के साथ ही देख रहे हैं फेस में चेंज। मैं रब कर रहा हूं इसको बच्चे। यस सर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगला टॉपिक है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी के अंदर इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? I1 प्लस I2 रूट I1 रूट I2 कॉज डेल्टा थीटा। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी बताएगा कोई? अब जब cos थीटा मैक्सिमम होएगा ना, मिनिमम 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 कब होगी? ये मिनिमम कब होगी? जब ये मिनिमम होगा। यस सर। मिनिमम कितना होता है? -1। अब -1 बता सकता है कोई कब कब होगा? जब डेल्टा थीटा कितना होगा? कॉस डेल्टा थीटा, कॉस थीटा -1 कब होता है? पाई पर, 3 पाई पर, 5 पाई पर, 7 पाई पर, अप टू सोन। यस, तो डेल्टा थीटा कितना आ जाएगा? 2n - 1 पाई। यहां पर आप n की वैल्यू पुट करके देख लो, 1 2 3 पुट करके देखना। n की वैल्यू 1 पुट करो तो ये बन जाएगा पाई, n की वैल्यू 2 पुट करो तो ये बन जाएगा, n की वैल्यू 3 पुट करो तो ये बन जाएगा। बच्चे अगर मुझे डेल्टा थीटा फेज डिफरेंस पता लग गया तो मैं पाथ डिफरेंस निकाल सकता हूं कि नहीं? यस सर। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता था? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। डेल्टा थीटा कितना निकाला बच्चे? 2n - 1 पाई, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। पाई से पाई कट गया तो डेल्टा एक्स कितना आ गया हमारा? 2n - 1 इनटू लैम्डा बाय 2। ये मेरा है पाथ डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। ओके डन। सर 1 मिनट। इसमें ना आप पुट कर सकते हो, अगर n की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूं तो देखना कितना आ रहा है, ये लैम्डा बाय 2। n की वैल्यू 2 पुट करता तो कितना आता है? 3 लैम्डा बाय 2। n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो कितना आता है? 5 लैम्डा। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस ये होता है, फेज डिफरेंस ये होता है, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी ये भी बता दो। रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम कितनी हो जाएगी? I1 I2 मिनिमम के लिए कॉस डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा? -1। बोलो। यस सर। तो ये क्या बन जाएगा? रूट I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। कोई डाउट है यहां तक? देख लो। नो सर। आगे चलते हैं इसके बाद। इसको मैं रब कर रहा हूं। कर दूं रब? यस सर। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, आई मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है? रिजल्टेंट मिनिमम कितनी है? दोनों की रेशियो
सर रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर और मिनिमम है रूट I1 माइनस I2 का होल। ओके, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √I1 √I2 अपॉन √I1 √I2 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखना ये चीज लिख सकते हैं। क्वेश्चन गिवन है I1 I2 इतना दिया हुआ है, फाइंड रेशियो ऑफ I मैक्सिमम टू I मिनिमम, निकालना जल्दी ये क्वेश्चन। हाँ जी, रेशियो I मैक्सिमम टू मिनिमम निकालने कितनी होएगी? I1 अपॉन I2 की रेशियो कितनी दी हुई है? 9/4। 9/4 प्लस 1 9/4 यस -1 माइनस 1 का स्क्वायर, होल ये स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3/2 प्लस 1 3/2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा? 5/2 का स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा? हाँ 1/2 1/2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 25/4, ये 4/1, तो आ जाएगा 25:1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। यस, एनी डाउट? इसको रब कर रहा हूं मैं, और एक क्वेश्चन और डाल रहा हूं। एक क्वेश्चन और है बच्चे। क्वेश्चन है हमारे पास एक और, हमें I मैक्सिमम टू I मिनिमम दिया हुआ है 25/9। फाइंड रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। A1 अपॉन A2 की रेशियो पता करो, एम्पलीट्यूड की रेशियो पता करो। ये क्वेश्चन है, देखना कोई ट्राई करेगा इसको। यस, एनी स्टूडेंट कर सकता है इसको? यस सर, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होता है ना। यस, वेरी गुड। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है बच्चे? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। मुझे ये बताओ अब, यानी √I इज प्रोपोर्शनल टू A हो जाएगा? बोलो जल्दी। यस सर I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू, ये I1 अपॉन I2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? √I1 अपॉन √I2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? A1 अपॉन अपॉन A2। नीचे भी क्या लिख सकता हूँ यहाँ? A1 A1 अपॉन अपॉन A2 A2, यहाँ पर -1। माइनस। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। अब मुझे I मैक्सिमम टू I मिनिमम कितना दिया हुआ है? 25/9 A1/A2 प्लस 1 A1/A2 माइनस 1 का स्क्वायर। देखना यहाँ तक स्टेप में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। यस, एनी स्टूडेंट, एनी डाउट? नो सर ओके, इसके बाद बच्चों मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। स्टेप अगला, स्क्वायर को रूट पे ले जाओ। हाँ, ये स्क्वायर को मैं क्या कर देता हूँ? रूट कर देता हूँ, तो क्या बन गया? 5/3 3 A1/A2 प्लस 1, ये क्या आ गया? A1/A2 माइनस 1। कोई डाउट? यस, लेट A1/A2 को x मान लिया टू मेक कैलकुलेशन इजी। x प्लस 1 x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5x 5 3x 3, तो कितना आ गया? ये 2x 8 x कितना आ गया? 4, यानी A1 अपॉन A2 कितना आ गया? 4:1। दिस इज योर आंसर। लो भाई, कर लो जल्दी नोट। यस बच्चों, एनी डाउट? नो सर ओके,
मैं इसको रब कर रहा हूं, बच्चों में इसको। अगला आर्टिकल करते हैं, स्टैंडिंग वेव। इसका नाम है स्टेशनरी वेव्स ऑल्सो, स्टेशनरी वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स। बच्चे स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं? एक वेव है इधर को चल रही है और एक वेव है बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर को चल रही है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। दोनों का क्या है? एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी भी क्या है? सेम है, ओमेगा। ये दोनों चीजें सेम है और दोनों किधर चल रही हैं? ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन। एक राइट की तरफ चल रही है बच्चे और एक किधर को चल रही है? लेफ्ट की तरफ। तो रिजल्टेंट जो इनका, जब ये किसी पॉइंट पर मिलेंगी ना, यहां पर कहीं पर ये मिलेंगी, तो हमें कोई वेव नहीं दिखाई देगी। दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स। When two waves having same amplitude, same frequency, traveling in opposite direction meet at a one point, then it appears to be stationary. That is called stationary waves. कहता जब दो waves मिले, हमें लगे कि वो जिस point पर मिल रही हैं वहां पर wave नहीं है, that type of wave is called stationary waves. समझ आ गया बच्चों आपको? Yes, sir. Write down Yes. the statement. Statement लिख लो. Statement is important for your board exam. When two traveling wave of same frequency same amplitude traveling in Opposite direction. opposite direction, ये तीन कंडीशंस हैं इसकी, ये तीन कंडीशंस होनी चाहिए। सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, सुपर इम्पोज करें, रिजल्टिंग पैटर्न appears stationary, called standing और stationary waves। यस बच्चों, इसको नोट कर लो फटाफट, ये स्टेटमेंट है। इसको मैं रब कर रहा हूं। एक वेव है बच्चे, ये दूसरी वेव है, ये किधर को चल रही है? राइट को, और ये किधर को चल रही है? लेफ्ट को। इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका भी एम्पलीट्यूड ए है। इसकी इक्वेशन लिखते हैं y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। यस बच्चों, इसकी इक्वेशन बोलेगा कोई? इस वेव की इक्वेशन y2 A sin omega t minus kx plus ना, phi. प्लस kx फाई नहीं, क्योंकि ये किधर जा रही है? नेगेटिव की तरफ जा रही है। जो नेगेटिव की तरफ जाए उनमें साइन प्लस का होता है, जो पॉजिटिव की तरफ जाए उनमें साइन माइनस का होता है, बताया हुआ है मैंने। अब जब ये मिलेंगी यहां पर बच्चे, यहां पर मिल गई एक पॉइंट पर, तो सुपर इम्पोज करेंगी तो इनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बोलो। Yes. ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। अब इसके बाद अच्छा, यहां पर ना हमने एक फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला कौन सा है? देखो ध्यान से, साइन ए प्लस साइन बी टू साइन ए प्लस बी बाई टू cos a माइनस बी बाई, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं।
जब ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो इस वेव की इक्वेशन बन जाएगी, ये 3 मार्क्स का पेपर में आएगा आर्टिकल। इस वेव की इक्वेशन बन जाएगी बच्चे ये वाली 2a sin kx cos ओमेगा t, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में देखो कोई डाउट तो नहीं है, पहले इस पे फॉर्मूला ये लगाया तो ये इक्वेशन बन गई। अब मुझे आपने ये बताना है क्या ये वेव की इक्वेशन है, क्या ये वेव है, बोलो। ये जो y बना इन दोनों को मिलाकर सुपर इम्पोज करके जो रिजल्टेंट आया 2a sin kx cos ओमेगा t, क्या ये वेव है? बताओ जल्दी। यस सर। नहीं बच्चे, वेव की इक्वेशन क्या होती थी, या तो ओमेगा टी माइनस के एक्स या ओमेगा टी प्लस के एक्स। यहाँ पर देखो ओमेगा टी तो है, के एक्स भी है, क्या वो प्लस माइनस है? नो सर। अगर के एक्स और ओमेगा टी इस फॉर्म में ना हो, प्लस और माइनस फॉर्म में ना हो, तो ये वेव हो ही नहीं सकती। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था वेव की इक्वेशन, क्या नहीं? यस सर। यस सो यानी जब ये दो वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दे मीट एट अ पॉइंट एंड जो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा दैट विल नॉट अ वेव, वो वेव नहीं है। वेव नहीं है तो वेव तो दिखाई नहीं देनी बच्चों, है ना? तो जो ये रिजल्टेंट इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू क्या बनी हमारे पास, 2a sin, यस क्या थी, 2a sin kx cos ओमेगा t। दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ वेव, दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ वेव, ये वेव की इक्वेशन नहीं है। यानी दो वेव्स अगर मिलेंगी तो वो वेव नहीं बनाएंगी, लेकिन इसके अंदर जो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, अगर आप ध्यान से देखो ये वाली टर्म, ये वाली पूरी की पूरी टर्म में एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड है, ये एक्स जो है ये भी एम्पलीट्यूड ही शो करता है। तो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसको देखना बच्चे, वेयर ax is equal to 2a sin of kx, ये आ गया हमारे पास। इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ड्यू टू एक्स। कोई इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। यस बच्चों, यहां तक कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। दोनों आर्टिकल थोड़े से प्रैक्टिस वाले हैं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएंगे, कोई टफ नहीं है। हाँ जी बच्चों, यहां तक क्लियर है? यस। अच्छा मुझे ये बताओ, अब ये जो एम्पलीट्यूड है एक्स, ये मैक्सिमम कब होगा और ये मिनिमम कब होगा, ये दो चीजें बताओ मुझे फटाफट। मैं यहां पर वो लिख रहा हूं, ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा? मिनिमम कब होगा? जब ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड मिनिमम यानी जीरो कब होगा? व्हेन साइन ऑफ के एक्स क्या हो जाएगा बच्चे? जीरो। अगर साइन के एक्स जीरो होगा, अब साइन थीटा जीरो होगा, थीटा कब जीरो होता है? जब थीटा इज इक्वल टू जीरो हो, पाई हो, 2 पाई हो। यस बच्चों, यस। तो के एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मैं अप टू सॉन लिखता जाऊं तो ये एन पाई बन जाएगा, बोलो। यस। सर -1 नहीं होना चाहिए था। कहाँ है -1? सर आप कह रहे हो उसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी? सर साइन की नहीं मिनिमम नहीं 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 बच्चे 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 नहीं, इसका एम्पलीट्यूड मिनिमम क्या होता है? ये एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मिनिमम तो एम्पलीट्यूड कहाँ होगा? जीरो, यहाँ होगा। ओके सर। अगर ये मैंने जीरो करना है तो मुझे साइन के एक्स क्या चाहिए, बोलो? जीरो चाहिए। अब साइन के एक्स जीरो कब होगा? जब एंगल जीरो होगा, एंगल पाई होगा, एंगल 2 पाई होगा अप टू सॉन, यानी के एक्स कितना होगा बच्चे? एन पाई के बराबर होगा। अब आप ये देखो k की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई बाय लैम्डा x इज इक्वल टू n पाई।
बोलो। Yes, sir. पाई से पाई कट गया तो x कितना आ जाएगा? And lambda upon 2. हमारे पास ये आ जाएगा n लैम्डा अपॉन 2। जब n की वैल्यू 1 होगी तो कितना बन जाएगा? Lambda by 2. ओके, एक मिनट। n की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सो। अब मुझे ये बताओ, जब n की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, n की वैल्यू 2 होगी तो क्या होगा, n की वैल्यू 3 होगी तो क्या होगा? So 1 पे lambda by 2, 2 पे lambda. n की वैल्यू 0 होगी तो x 0 होगा, n की वैल्यू 0. 1 होगी तो x कितना हो जाएगा? Lambda by लैम्डा 2. बाय 2। n की वैल्यू 2 होगी तो कितना होगा? Lambda. लैम्डा। x की वैल्यू 3 होगी तो कितना होगा? बोलो। n की वैल्यू 3 होगी तो 3 लैम्डा बाय 3 lambda by. अप टू सो ऑन, ऐसे चलेगा। इसी तरह मुझे यहां पर बताओ, ये चीज क्लियर है बच्चे आपको? यस सर। अब आप इस चीज को समझो जो मैं आपको कह रहा हूं ध्यान से। ये वेव है बच्चे, मैं कह रहा हूं वेव के वो वाले पॉइंट जहां पर एम्पलीट्यूड 0 है। एम्पलीट्यूड 0 यहाँ पर है, एम्पलीट्यूड 0, एक एम्पलीट्यूड 0 यहाँ है, ये वाला एम्पलीट्यूड 0 है, ये वाला एम्पलीट्यूड 0 है, ये वाले पॉइंट्स एम्पलीट्यूड 0 है। वहां पर x की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? ये 0, यहां पर x कितना होगा? लैम्डा बाय 2। यहां पर x कितना होगा? लैम्डा। क्लियर कि नहीं? Yes, sir. वैसे भी तुम्हें पता है ये टोटल क्या होता है, वेवलेंथ लैम्डा होती है। तो ये वाला डिस्टेंस जहां पर एम्पलीट्यूड 0 होगा, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितने का होगा बच्चे? लैम्डा बाय 2। Lambda by 2. यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होगा? लैम्डा बाय 2 का। इसमें से ये माइनस कर दो तो ये भी लैम्डा बाय 2 का। क्लियर बच्चों के नहीं? यस सर। Yes, sir. अब एक बात और याद रखो, जहां पर एम्पलीट्यूड 0 हो उन पॉइंट्स को बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं उनको? नोड्स। ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। इन पॉइंट्स को बोलते हैं नोड्स जहां पर एम्पलीट्यूड 0 हो। अब दूसरा पॉइंट यहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो। मैक्सिमम कितना होगा? 2a। वो कब होगा? वन साइन के x कितना होगा बच्चे? Equal to 1. इज इक्वल टू 1. 1 होगा। अब ये 1 कब होगा? जब के x कितना होगा? 90। बोलो। 90 पर होगा। और कहाँ होगा? 3 पाई बाय 2 पर होगा। अब टू सोन चलते चलते जाएंगे तो ये आ जाएगा 2n माइनस 1 पाई बाय 2 पर होगा। ठीक है यहां तक? kx कितना आ गया? 2n माइनस 1 पाई बाय 2। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है, 2 3 अप टू सोन। k की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 2 पाई बाय लैम्डा 2n माइनस 1 पाई बाय 2। पाई से पाई कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यस, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2n minus 1 हाँ, into lambda लैम्डा बाय 2 upon 2 upon 4. अपॉन 4 आ रहा है। हाँ बिल्कुल। अगर मैं n की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा 1 तो कितना बन जाएगा? ये n की वैल्यू 1 पुट करना तो कितना बन गया? Lambda by n की वैल्यू 2 पुट करना है तो कितना बन गया? 3 लैम्डा बाय 4। ओ वेरी गुड। ये वाले वाले अब बच्चे एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम होगा उनके पॉइंट होंगे लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, ये वाले उनके पॉइंट्स होंगे। अब देखो ध्यान से, मैं इसमें मार्क कर रहा हूँ। ये लैम्डा बाय 2 है यहां से यहां तक। लैम्डा बाय 4 बच्चे कहां तक होगा? इसका आधा होगा ये वाला पॉइंट। इस वाले पॉइंट पर एम्पलीट्यूड क्या है? बोलो। maximum. मैक्सिमम।
फिर इसके बाद आएगा 3 लैम्डा बाय 4। देखना इतना लैम्डा बाय 4 है, ये भी लैम्डा बाय 4 है, ये भी लैम्डा बाय, ये आ गया ना 3 लैम्डा बाय 4। जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उनको बोलते हैं एंटी नोड्स, उन पॉइंट्स को बोलते हैं यस एंटी नोड्स। एंटी नोड्स। क्लियर हो गया बच्चे? नोड्स क्या होते हैं, एंटी नोड्स क्या होते हैं? यस सर। लास्ट 1 मिनट रह गया, फटाफट मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा दूं, रब कर रहा हूं मैं इसको। नोड्स, एंटी नोड्स, यस वेव है, फटाफट बताना। इस वाले पॉइंट को x0, ये लैम्डा बाय 2, ये लैम्डा बाय, ये कितना था, लैम्डा 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 था। ये कितना था बच्चे, लैम्डा बाय 4। लैम्डा बाय ये 4, कितना था, 3 लैम्डा बाय 4। इन पॉइंट्स को क्या बोलते थे, नोड नोड नोड, ये नोड ये नोड। और ये वाले पॉइंट क्या होते थे, इनको बोलते थे एंटी नोड एंटी नोड। मुझे ये बता दो एंटी नोड्स क्या होते थे, जहां डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम